नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोइरी आपके समक्ष अरस्तू को लेकर आया हूँ। आज अरस्तू का जीवन परिचय और उनका पहला काव्य सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत है, उसमें बातें करने जा रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि अरस्तू का जो जन्म है वह 374 ईसा पूर्व हुआ था और निधन 322 ईसा पूर्व। अरस्तु का वो यूनान के वो प्रसिद्ध दार्शनिक थे और इनके ये जो प्लेटो के शिष्य थे, अर्थात अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अरस्तु को किस तरह से, देखिए कि अरस्तु को अरिस्टोतिलेस का नाम और इनका जो जन्म जो है मकदूनिया के रस्तगीरा नामक नगर में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जो थे वो सिकंदर के पितामह अमिनतास के दरबार में एक चिकित्सक थे, एक चिकित्सक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इनकी जो ग्रंथ है, ये जो इनकी कौन कौन से ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। ग्रंथों की बात करें तो अब देखिए कि पोइटिक्स, जिसको हिंदी में काव्यशास्त्र कहा जाता है, यूनान में पेरीपोइतिकेस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है रितिरेकेस, जो भाषण शास्त्र, उसको तेक्नेस रितिरोकेस कहा जाता है। तो इस तरह से इनका जो है जीवन परिचय रहा है, सामान्य विस्तृत, और अब देख सकते हैं। तो हम लोग बातें करते हैं अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, जो इनके गुरु प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत काव्य के जो अनुकरण सिद्धांत पर उन्होंने बात करने का काम किया। उन्होंने अनुकरण को नकल का नकल कहा है। तो आइए देखते हैं कि अरस्तु किस तरह से उनकी बातों का ये खंडन करते हैं और ये क्या मानते हैं। अनुकरण शब्द जो है वह जो यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है और ये अनुकरण जो शब्द है अंग्रेजी के इमिटेशन शब्द का हिंदी रूपांतरित है। और आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये अनुकरण जो शब्द है, अनुकरण जो है, ये अनुकरण को जो है अरस्तु के जो अनुकरण है, जो काव्य सिद्धांत है, उनकी समीक्षा पर जो है उन पर विचार करते हुए प्रोफेसर ब्रूचर ने कहा कि अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनरुत्थान। जो हमारे सामने जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे प्रकृति की जितनी संपदाएं हैं, पेड़ पौधे वृक्ष, तो अब देखिएगा कि कोई कलाकार हैं, कोई कवि हैं, तो प्रकृति में जितनी चीज़ें हो रही है उसमें कहीं लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आपको ऐड करने की आवश्यकता है, शामिल करने की आवश्यकता है। तो अब किसी चित्र में जब देखिएगा कि लगता है कि यहाँ पे यदि इस चित्र को यहाँ शामिल कर दिया जाए, एक शेर को बना दिया जाए या शेर का बच्चा को शामिल किया जाए गुफा के सामने, ये तमाम चीज़ें जहाँ आपको नहीं दिख रहा प्रकृति उस तस्वीर में, तो वहाँ चित्रकार किस तरह से करते हैं कि उसको बनाकर एक और सुंदर दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं जो अनुकरण का अर्थ जो है वो सादृश्य विधान के द्वारा जो मूल वस्तु का प्रकृति, जो मूल वस्तु है उसका और एक बार आख्यान करने की आवश्यकता है, फिर से उसको सोचने और देखने की आवश्यकता है। सुमित्रानंद पंत जी ने प्रथम रश्मि कविता में देखिए किस तरह से उन तमाम चीज़ों को जो हम सीधे सीधे नहीं देख पाते हैं, जितना महसूस नहीं कर पाते, उन चीज़ों को जो उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है। प्रथम रश्मि गाना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। तो इस तरह की बात यहाँ कही गई है। प्रोफेसर जो है मरे जो है, उन्होंने अनुकरण का जो अर्थ लेता है सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। जो सृजन है, जो आपको दिखता है, उसमें कमियां नहीं, उसमें अभाव नहीं, बल्कि पुनर्सर्जना करने की आवश्यकता, फिर से उसकी सृजना, फिर से उसको कहते हैं नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, उसमें नए चीज़ों को शामिल करने की आवश्यकता है। और कभी ऐसा ही करते हैं क्योंकि जो समाज में दिखता है उसमें कल्पना के माध्यम से नई चीज़ों को
लाने का काम करते हैं। कवि के संदर्भ ये बात कही भी जाती है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि या कलाकार जो है आगे की भविष्य की चीज़ों को भी कल्पना करके भी वह अपनी रचनाओं में शामिल करने का काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी को अरस्तु किस तरह से मानते हैं। अरस्तु ने कहा कला प्रकृति की अनुकृति है। जो कला है वो प्रकृति की अनुकृति है, ना कि वो नकल का नकल है, ना कि वो मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। न जस का तस है, न जैसा का तैसा है। वो कला जो है प्रकृति की अनुकृति करते हैं। उसमें जो चीज़ें नहीं होती हैं उसको पुनः एक अपने दृष्टिकोण से, नई दृष्टिकोण से वह देखने का काम करते हैं कवि। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने यह भी कहा कि हुबहू नकल को अनुकरण नहीं माना है उन्होंने, जिस तरह से प्लेटो ने कहा है। उनके अनुसार आप देख सकते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। जहाँ भी कहीं कुछ कमियां दिख रही है, जो खामियां दिख रही है आपको नज़र आती है, वह आप कलाकार जो है अपनी जो दृष्टिकोण से उसको परिपूर्ण करने का काम करते हैं। कवि भी और कलाकार भी। कलाकार को चित्र आंकने का काम करते हैं, जो मैं कह ही रहा था। जहाँ भी उनको कमियां दिखती है वो फिर से अपने दृष्टिकोण से एक बार वो ध्यान लगाते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं यहाँ पे ये कमियां, तो उसको पूर्ण करने का काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, जो महत्वपूर्ण बात है आप कह सकते हैं कि अनुकरण से क्या हो सकता है, अनुकरण क्या है। तो इन्होंने कहा कि कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। जो कविता जगत की अनुकृति है, जगत की अनुकृति है। जगत में जो चीज़ें, संसार में जो चीज़ें दिखी जाती है, संसार में जो चीज़ें हम देखते हैं, उन्हीं की अनुकृति करते हैं। ये अनुकरण है, लेकिन अनुकरण जो मूल मनुष्य की जो है मूल प्रवृत्ति रही है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं बड़ों के अनुकरण को देख कर सीखते हैं। यदि अनुकरण नहीं करते तो बच्चे जो है चलना नहीं सीखते, बच्चे बोलना नहीं सीखते, बच्चे खाना नहीं सीखते। किस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चे तमाम चीज़ों को सीखते हैं। ये हम आप कह सकते हैं कि कोई विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने प्रोफेसर की बताए हुए गुणों को, उनके राह पर चलते हैं। जब वो भी प्रोफेसर बनते हैं, वो भी शिक्षक बनते हैं, तो भी किस तरह से कभी कभी कुछ चीज़ों को उनका भी अनुकरण करने का काम है। लेकिन जस का तस तो नहीं कर पाते हैं, हुबहू तो नहीं कर पाते हैं, उसका नकल तो नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति में जाते हैं, उस दृष्टिकोण से वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई उसका नकल नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य की मूल प्रवृत्ति रही है। आप यहाँ देख सकते हैं आगे, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। जो मैं कह रहा था, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, देखिए स्कूल में जो चीज़ें बताए जाते हैं शिक्षकों के द्वारा, वो आकर घर में भी उसका नकल करने का काम करते हैं कि नहीं मैडम ऐसा बोल रही थी, ऐसा करने के लिए कहा गया है, इस तरह से इसको लिखना चाहिए। ABCD से आप कह सकते हैं कि बच्चे जैसे टीचर जो है कॉपी में लिख देते हैं या बोर्ड में जैसे लिख देते हैं, वैसे ही वह जो लिखने की कोशिश करते थे। अनुकरण ऐसा है, और अनुकरण से वो सीखता है, ना कि यह नकल का नकल है, ना तो ये हाँ जिसको कहते हैं गलत धारणाएं उत्पन्न करती है। जिस तरह से प्लेटो कहते हैं कि नहीं गलत जो है कि मनोवेगों को, अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करती है काव्य, ऐसी बात नहीं है। कविता भी यही स्थिति है कि अनुकरण मतलब प्रकृति की अनुकरण की जाती है, जिस तरह से बच्चे सीखते हैं। अब आगे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने कहा कि अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। आप जब नाटक देखने जाते हैं या कोई व्यक्ति ही देखिएगा कहीं गिर गया है या कहीं भूत प्रेत से डर गया हो, और उसी का जब वो नकल करके जब उसका अनुकरण करके दिखाते हैं, तब जो है देखने वाले वो उस मूल दृश्य को समझकर, वो वास्तविकता को समझकर कहीं कि आनंद की अनुभूति लेते हैं, वो आनंद प्राप्त करते हैं, वो हंसने लगते हैं, सब वो आनंददायक अनुभूति करते हैं। इसीलिए अनुकरण की जो प्रक्रिया है आनंददायक है। जो भी व्यक्ति अनुकरण करता है, आप जब भी देखिएगा कॉमेडी में देखिए किसी का वो नकल करते हैं, तो उसमें वो मूल दृश्य को देखते हैं, मूल प्रवृत्ति को देखते हैं।
रामचरितमानस को आप देख लीजिए, राम जो अभिनय करते हैं रामानंद सागर में, तब भी हम लोग देखते हैं कि जो रामचरितमानस में या वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है, हम लोग कहते हैं जो यही वास्तविकता है, वो उस मूल को हम देखकर हम आनंद की अनुभूति करते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। कोई भयमूलक हो, जो भय वाले हो, जो भय उत्पन्न करने वाले हो, कोई डाकू किस तरह से मान लीजिए किसी को जो है उसकी हत्या करने पर तुला है, या कहीं जैसे कोई एक्सीडेंट भी है, दुर्घटना घट जाती है, तब भी जब उसको नकल करके दिखाया जाता है, किसी के गिरने से पैर टूट जाता है तब उसको भी नकल करके जब दिखाया जाता है, अनुकरण करके जब दिखाया जाता है, तब आप देखिएगा किस तरह से लोग उसमें आनंद की अनुभूति लेते हैं। कोई भय मूलक जो भय उत्पन्न करने वाली जो घटना हो, उसका भी जब आप अनुकरण करोगे तब वो आनंद की अनुभूति लेते हैं, वहाँ भी आनंद की प्राप्ति होती है। अब आगे देख सकते हैं कि किस तरह से काव्य कला का जो सर्वोच्च है वो अनुकरणात्मक कला है, क्योंकि सबसे उत्तम प्रमुख अनुकरणात्मक कला है। अनुकरण से ही सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ने चली जाती है। अब देख सकते हैं कोई काव्य हेतु में देख सकते हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। जो अभ्यास जो है, जो नहीं कहते करत 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 करत, जैसे नहीं कहते हैं कि करते करते जो है जड़ में हद, इसमें जो है मैं भूल रहा हूँ अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें जो किस तरह से काम करते करते, अभ्यास करते करते किस तरह से चीज़ों को वहाँ वह लिखा जाता है। तो ये करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात की सिल पर पड़त निशान। तो किस तरह से उस सिल पर जो है निशान पड़ जाती है। तो ये अभ्यास करते हुए कोई कहानी लिखना चाहता है, कोई कविता लिखना चाहता है, तो पूर्व में लिखी गई कविताओं को, कहानियों को जब वो अध्ययन करता है तब, और वो जो समाज की चीज़ों को देखता है, तब कहीं ना कहीं उसमें भी वो जागृति आती है। लेकिन क्या जस का तस वो नकल करता है? ऐसी बात नहीं है। इसलिए और नकारात्मक जो है, ये अनुकरण जो है वो एक कला का सर्वोच्च और उच्च माध्यम है। अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक ये महत्वपूर्ण है। जितनी जो कलाएं हैं, ललित कलाओं हो, लेकिन उससे सबसे जो है अधिक महत्वपूर्ण है अनुकरण का ये कला, अनुकरणात्मक कला। वो नाटक में जैसे काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है ये अनुकरण। तो अनुकरण का ये बहुत बड़ा महत्व जो है अरस्तु देते हैं। अब आगे देख सकते हैं किस तरह से अरस्तु ने कहा कि काव्य की समीक्षा जो इन्होंने स्वतंत्र रूप से की है, ये किसी प्लेटो की भांति जो उन्होंने दर्शन या राजनीति के चश्मे में उन्होंने देखने का काम नहीं किया, ये स्वतंत्र रूप से करने का काम किया है। आप यहाँ पे और एक चीज़ों को आप देख सकते हैं कि अरस्तु किस तरह से अनुकरण के स्वरूप को वो निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से आप देख सकते, उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया। उन्होंने कहा कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है। काव्य जो है कि प्रकृति का अनुकरण है, प्रकृति में जो चीज़ें हैं उसको अनुकृति की जाती है। और इन्होंने कहा है कि काव्य प्रकृति को पूर्णता प्रदान करता है, काव्य के द्वारा ही प्रकृति को पूर्णता प्रदान करता है। मतलब जहाँ कुछ कमियाँ जो कलाकार और कवियों के द्वारा उस रचनाओं में वो पूर्णता प्रदान की जाती है, ना कि प्रकृति में ही जाकर हम बदलाव करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आगे लिखते हैं कि अनुकृति के 3 रूप, प्रतिमान, संभाव्य और आदर्श रूप दिखाया जाता है। और आगे जैसे कला जो भावात्मक अनुकरण, ये भावनात्मक है, ये भावात्मक अनुकरण है। और काव्य जो है, कला जो है प्रतंकन नहीं पुनः सृजन है। मतलब आप इसमें कह सकते हैं किस तरह से जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि किस तरह से ये जो प्रतंकन का अर्थ हम लोग देखते हैं कि जो किसी भी आकृति को ज्यों की त्यों जो है उसे प्रतिकृति निर्मित नहीं करना, बल्कि उसमें पुनः सृजन, फिर से उसको जो है सृजित करने की जो है आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से आपको देखना है, पुनः सृजित करने की आवश्यकता, जैसा तैसा नहीं आप कह सकते हैं, जस का तस नहीं, उसको पुनः सृजित करने की आवश्यकता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस अनुकरण सिद्धांत
का कौन समर्थन करते हैं, कौन विरोध करते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अरस्तू का जो अनुकरण सिद्धांत है, इसका विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोचे कला को सहजानुभूति मानता है, अनुकरण नहीं। क्योंकि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है, उसमें आप देखिएगा किस तरह से जो अभिव्यंजनावाद को कला, सहजानुभूति, सुंदरवाद कहते हैं। जो सहजानुभूति जो प्रकृति की तमाम चीज़ों को देखकर आपके मन में जो सहज रूप से जो अनुभूति होती है, समाज की घटनाओं को देखकर जो आपके मन में जो सहज रूप से जो विचारधारा आती है, वो सहजानुभूति है। जो सहज रूप से हम अनुभूति करते हैं, उसको ही काव्य में हम लोग लिखने का काम करते हैं, काव्य में उसे लिपिबद्ध करने का काम करते हैं। ऐसा क्रोचे का मानना है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो है कला को उन्होंने सहजानुभूति माना है, अनुकरण नहीं माना है। और अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत का उन्होंने विरोध करने का भी काम किया है। लेकिन अरस्तू ने प्लेटो के द्वारा जो अनुकरण को जो नकल का नकल कहा, या कभी को जो मोची से भी और बड़े से भी कम आंकने का काम किया है, उसका इन्होंने प्रत्युत्तर देने का काम किया है। हम लोग आगे जो है इनके जो विरेचन सिद्धांत है, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का वो खंडन करते हैं। वो हम लोग अरस्तू के विरेचन सिद्धांत में बात करेंगे अगले दिन। नमस्कार।